हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाई स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सितंबर माह के प्रथम वीक के जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। इसके पहले हमने जुलाई के और अगस्त के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के वो वाले वीडियो देख लें। आज की वीडियो में हम सितंबर माह में जितने भी पहले सप्ताह में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य के भीतर यात्रा के लिए ई पास प्रणाली को वापस किस राज्य ने ले लिया है। ठीक है। अभी तक क्या था कि राज्य के भीतर अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको ई पास बनवाना पड़ता था। कहाँ पे? तमिलनाडु में। लेकिन अब सरकार ने क्या बोल दिया है कि अब आपको ई पास बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी ज़िले में जाना हो, किसी भी ज़िले में आना हो तो आपको ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो किस सरकार ने वापस ले लिया है? तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु के सीएम कौन है यहाँ के? ई पलानी स्वामी। क्या नाम है इनका? ई पलानी स्वामी। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। तमिलनाडु से कुछ बातें और याद रखिए। करंट में तमिलनाडु में देश की पहली फर्स्ट पाउल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब मुर्गी अनुसंधान केंद्र खुला है। कहाँ? तमिलनाडु में है। दूसरा, देश का पहला हल्दी अनुसंधान मतलब टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खुला है आपका कहाँ? तमिलनाडु में। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है तमिलनाडु से। क्लियर है दोस्तों? इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग का आधिकारिक भागीदार किसे चुना गया है। ठीक है। आईपीएल का ऑफिशियल जो पार्टनर है वो किसको चुन लिया गया है? वो चुन लिया गया है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है हमारा अनअकैडमी। ठीक, क्लियर है। आईपीएल आईपीएल इस साल होने कहाँ वाले हैं? आईपीएल का 13वां संस्करण है। कौन सा सीज़न है? 13वां संस्करण होने वाला है आपका कहाँ पे? यूएई में। ठीक है। कब? 19 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में खेला जाएगा आपका आईपीएल। पहले भारत में होने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, भारत में कोरोना वायरस के केसेस क्या हैं? बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आईपीएल का जो संस्करण है वो कहाँ होगा? अब यूएई में होगा। ठीक है। यूएई में ही क्या है आपका? दुबई। और जहाँ आईसीसी का आपका क्या है? हेडक्वार्टर है। क्लियर। आईसीसी जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। करंट में इसके सीईओ बने हैं, सॉरी करंट में इसके जो चेयरमैन बने हैं उनका भी नाम आप याद रखिए। करंट में इनके नए चेयरमैन बने हैं, उनका नाम क्या है? इमरान ख्वाजा। क्लियर है। और इसके पहले कौन थे? शशांक मनोहर, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अब बन गए हैं इमरान ख्वाजा। क्लियर है। इसके अलावा ड्रीम इलेवन को आईपीएल की इस साल की क्या मिली है? स्पॉन्सरशिप मिली है। ठीक है। 222 करोड़ रुपए में आईपीएल की स्पॉन्सरशिप मिली है ड्रीम इलेवन को। पहले स्पॉन्सरशिप किसके पास थी? पहले स्पॉन्सरशिप थी वीवो के पास। वीवो जो कि मोबाइल की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? चाइना की। लेकिन चाइना और इंडिया के बीच में इस समय क्या चल रहा है? तकरार चल रहा है। लोगों ने चाइना का बॉयकआउट किया है, मोबाइलों को भी बॉयकआउट किया है। तो बीसीसीआई ने क्या किया है? बीसीसीआई ने वीवो से अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली है और ड्रीम इलेवन को बोली लगाई गई, जिसमें ड्रीम इलेवन को ये स्पॉन्सरशिप मिली है आईपीएल के 13वें सीज़न की। क्लियर है। अनअकैडमी को ऑफिशियल पार्टनर बनाया जाएगा आईपीएल का 3 सालों के लिए। ठीक है। 2020 से लेकर के 2022 तक ऑफिशियल पार्टनर होगा आपका अनअकैडमी। किसका? आईपीएल का। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ित मतलब विक्टिम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस। विक्टिम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस इस दिवस को मनाया जाता है 13 अगस्त को। जो लोग गुम हो जाते हैं किसी भी देश से, या किसी वॉर के समय पे गुम कर दिए गए, या किसी ने ज़बरदस्ती उनको गुम कर दिया और वो कभी मिलते नहीं वापस में, तो इन सब की यादों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने 30 अगस्त को क्या मनाता है? विक्टिम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस डे। ठीक है। कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। यूनाइटेड नेशन की बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को ही हर साल क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन की इसी दिन क्या हुई थी? स्थापना भी हुई थी। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। और इसके करंट में महासचिव जो है उनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटरेस। ठीक है। इसके अलावा 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपको मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट डे मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की क्या होती है? जयंती होती है, और इसी दिन मनाया जाता है आपका नेशनल स्पोर्ट डे। इसके अलावा 26 अगस्त को मनाया जाता है वीमेंस इक्वालिटी डे। कौन सा? वीमेंस इक्वालिटी डे। और 20 अगस्त को बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि 20 अगस्त को ही मनाया जाता है आपका राजीव गांधी सद्भावना दिवस। ठीक है। इसके अलावा समरसता दिवस भी मनाया जाता है 20 अगस्त को। और इसके अलावा 20 अगस्त को ही मनाया जाता है नेशनल नेशनल राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है आपका 20 अगस्त को। ठीक है। इतने सारे दिवस मैंने आपको यहाँ से बता दिए, आप सारे याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ की जाएगी? ठीक है। सी प्लेन मतलब सी के ऊपर प्लेन चलेगी। इस सेवा की जो शुरुआत है वो की जाएगी आपकी गुजरात में। ठीक है। गुजरात में कहाँ? गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती फ्रंट है। क्या है? साबरमती। साबरमती फ्रंट है।
साबरमती फ्रंट से लेकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी अपने सबने जानते होंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई जी की क्या है, प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ तक चलाई जाएगी। कहाँ से? साबरमती फ्रंट से, अहमदाबाद से लेकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक। इसके बीच की दूरी कितनी है? 198 किलोमीटर है। ठीक है। ये सी प्लेन जो है ये चलाएगा कौन? ये चलाएगा आपका स्पाइस जेट। कौन चलाएगा? स्पाइस जेट। क्लियर है। इसकी शुरुआत कब होगी? इसकी शुरुआत जो है वो होगी 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2020 से। अनावरण कौन करेगा? पीएम मोदी करेंगे इसका अनावरण। 31 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या होती है? जयंती होती है। और 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन ही 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी का क्या हुआ था? अनावरण हुआ था। क्लियर है। जिसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर। क्लियर। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके अलावा केरल राज्य ने अभी हाल ही में फर्स्ट सी एम्बुलेंस, फर्स्ट सी एम्बुलेंस, देश की पहली सी एम्बुलेंस जिसका नाम क्या है? प्रतीक्षा। क्या नाम है उसका? प्रतीक्षा। इसका भी शुरू किया अभी केरल राज्य ने, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोकसभा के सचिव के रूप में फोटो में आप देख रहे होंगे, इनका नाम क्या है? उत्पल कुमार सिंह। क्या नाम है? उत्पल कुमार सिंह। इनको चुना गया है लोकसभा का सचिव। 17वीं लोकसभा, अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 17th लोकसभा चल रही है, और इसका सचिव चुना गया है इनको। ठीक है। जो लोकसभा है उसके स्पीकर इस समय कौन है? उनका नाम है ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला। क्लियर। ये बातें भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा लोकसभा हमारे कौन से संविधान कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? लोकसभा आता है हमारा 80 नंबर के अनुच्छेद के अंदर। 81 नंबर में कौन आता है? राज्यसभा। और 79 नंबर के अनुच्छेद में आता है आपका पार्लियामेंट। तो बिल्कुल तीनों सीरीज से हैं, आप इनको याद कर लीजिए। 79 में आता है आपका पार्लियामेंट, 80 में आता है लोकसभा, और 81 में आपका आता है राज्यसभा। क्लियर है। ये बातें आप याद रखिएगा। हाल ही में रोल ऑन रोल ऑफ मतलब रोरो फेरी सेवा, ट्रेन सेवा कहाँ रवाना किया गया है? रोरो ट्रेन सेवा जो है वो कहाँ से कहाँ के लिए शुरू की गई? वो शुरू की गई आपकी कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र के बीच में, कर्नाटक के बेंगलोर से। ठीक है। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। बेंगलोर से शुरू की गई है सोलापुर। सोलापुर कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। या इनके बीच के लिए क्या शुरू की गई है? रोरो फेरी ट्रेन सेवा। इसके अंतर्गत क्या होगा? क्या ट्रकों में जो भी ज़रूरी सामान है वो पहुंचाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन में क्या हो गया है कि ट्रेनें चल नहीं रही हैं, लोगों को सामान ले जाने और लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। खाने का सामान है, जो भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, क्या होगा? रोरो फेरी सेवा से आपका सामान जो है वो बहुत तेज़ी से पहुंचाया जा सकेगा। और ये पहली जो शुरू की गई है वो कहाँ से शुरू की गई है? बेंगलोर से लेकर के सोलापुर महाराष्ट्र के बीच में। क्लियर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। 2 टाइम चलेगी, एक सप्ताह में 2 बार चलेगी। एक सप्ताह में कितनी बार चलेगी? 2 बार चलेगी। और इसमें ट्रक कितने होंगे? एक बार में 42 ट्रक की क्षमता है इसकी। कितने? 42 ट्रक की क्षमता। इसी तरह की भारत में पहली किसान ट्रेन भी चलाई गई। क्या? पहली किसान ट्रेन भी चलाई गई। वो कहाँ से चलाई गई थी? वो चलाई गई थी आपकी महाराष्ट्र से लेकर के बिहार के बीच में। कहाँ से? बिहार से लेकर के महाराष्ट्र के बीच में। क्लियर। तो ये भी आप याद रखिएगा। रोरो ट्रेन कहाँ चलाई गई? आपकी कर्नाटक से लेकर के बम्बई मतलब महाराष्ट्र के बीच में। हाल ही में पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ की मृत्यु हो गई, उनका नाम क्या था? फर्स्ट वीमेन कार्डियोलॉजिस्ट। क्या नाम है? फर्स्ट वीमेन कार्डियोलॉजिस्ट, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। 103 साल की थी ये, और इनका कोरोना की वजह से निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? डॉक्टर एस पद्मावती। क्या नाम है इनका? डॉक्टर एस पद्मावती। ठीक है। इनको 1992 में भारत का 3rd सिविलियन अवार्ड, कौन सा? पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भारत का 2nd सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। ये पहली भारत की क्या थी? फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी। इनका हाल ही में कोरोना की वजह से क्या हो गया? निधन हो गया। कोरोना की वजह से कुछ और लोगों का निधन हुआ, चर्चित व्यक्तियों का, उनका भी हम नाम याद रखते हैं। एक हैं यूपी की कैबिनेट मिनिस्टर, क्या नाम था उनका? कमल रानी वरुण। इनका भी अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। यूपी के ही एक मिनिस्टर थे चेतन चौहान जी। क्या नाम था? चेतन चौहान। और ये क्या थे? क्रिकेटर भी थे। इनका भी अभी हाल में कोरोना से निधन हो गया। राहत इंदौरी जो कि एक कवि थे, उनका भी कोरोना की वजह से क्या हो गया? निधन हुआ है हाल ही में। तो ये भी आप याद रखिएगा। यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक ने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए कितना निवेश करने का निर्णय लिया है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, कानपुर में मेट्रो बनने वाली है, उसके लिए क्या करेगा? आपका ऋण देगा कितना? 650 मिलियन यूरो। कितना? 650 मिलियन यूरो, लगभग 5000 करोड़ रुपए। ठीक है। कितने किलोमीटर की मेट्रो है? 32 किलोमीटर की आपकी ये मेट्रो बनने वाली है। इसके लिए 5000 करोड़ का क्या हुआ? ऋण दिया है आपका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग में। कहाँ? लग्जमबर्ग में। ठीक है। ये आपको याद रखना है। दुनिया की सबसे बड़े सोलर पेड़ को, ये आप थोड़ा गलत लिख गया है, सबसे बड़े सोलर ट्री,
सोलर ट्री मतलब सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित करने का दावा किसने किया है? तो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित करने का जो दावा है वो किया है अभी CSIR ने। CSIR ने बोला है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ अभी क्या है लगाए हैं, कहाँ? दुर्गापुर, बंगाल में। पश्चिम बंगाल की एक जगह है दुर्गापुर, वहाँ पे लगाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री। बनाया किसने है? CSIR और सी मेरी ने मिल करके। सी मेरी ने मिल करके। फुल फॉर्म देख लेते हैं। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है आपका CSIR का फुल फॉर्म, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। और सी मेरी इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने ही मिल करके क्या किया है? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया है। इसके अलावा कुछ बातें और याद रखिए सोलर से ही। सोलर भारत में सबसे बड़ा सोलर प्लांट अभी लगा है 750 मेगावाट का। कितना? 750 मेगावाट का। कहाँ? रीवा में लगा है। रीवा जो कि है MP में, और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ लगा है? वो लगा है आपका अबू धाबी में। ठीक है, कहाँ लगा है? अबू धाबी में। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 2 गीगावाट की है। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। हाल ही में अप्रैल जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % की कमी आई है? ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था कि GDP में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। तो GDP में अप्रैल जून तिमाही में कितनी गिरावट आई है? वो आई है 23.9% की। कितनी? 23.9% की। ग्राफ में आप देख रहे होंगे ये गिरावट दर्ज करी गई है। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? सडन गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि देश में अभी क्या हुआ था? लॉकडाउन हुआ था। मार्च से लेकर के कब? अप्रैल के बीच में लॉकडाउन था। बहुत लोगों के रोज़गार चले गए, बहुत बहुत बाहर से निर्यात आयात सब बंद हो गया, सारी चीज़ें इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई थी। तो इससे क्या हुआ है? भारत की GDP जो है वो डाउन चली गई। और कितनी चली गई? कॉन्ट्रैक्ट होकर के 23.9% पे पहुंच गई है। इस डेटा को जारी कौन करता है कि GDP कितने नीचे पहुंची है, कितने ऊपर पहुंची? इस डेटा को जारी करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। क्लियर है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका जो मूल्यांकन है वो कैसे करते हैं? हम उस देश की जीडीपी के आधार पर ही करते हैं। ये एक तरह का फॉर्मूला है। क्लियर है। और भारत में जो जीडीपी की गणना होती है वो हर 3 महीने में होती है। ठीक है, तो पहली तिमाही, जो दूसरी तिमाही अप्रैल जून तिमाही है, उसमें जो भारत की जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर कितनी हो गई है? 23.9%। ये आपको याद रखना है। जापान ने कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए कितना ऋण प्रदान किया है भारत को? ठीक है, जापान ने अभी भारत को ऋण प्रदान किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। लगभग कितना ऋण है? 3500 करोड़ रुपए। कितना? 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है भारत को। ठीक है। जापान से एक बात और आपको याद रखनी है। जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? येन। और जापान की कैपिटल टोक्यो में ही 2020 का समर ओलंपिक होना था, लेकिन कोरोना की वजह से अब ये शिफ्ट होकर के क्या हो गया है कि टोक्यो में 2021 का समर ओलंपिक गेम होंगे। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो में 2021 का क्या होगा? ओलंपिक गेम होंगे। क्लियर। और जापान से एक बात और याद रखिए, जापान के अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था? शिंजो अबे। क्या नाम था? शिंजो अबे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी बोला है कि उनकी तबीयत क्या है? वो ख़राब चल रही है, और तबीयत का हवाला देते हुए उन्होंने अपने पद से क्या किया है? इस्तीफा दे दिया। ठीक है। और ये जापान के सबसे लंबे काल के क्या थे? सबसे लंबे काल के प्रधानमंत्री थे, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम रहे थे प्रधानमंत्री। कितना? 7 साल से भी ऊपर रह चुके थे प्रधानमंत्री। क्या नाम था? शिंजो अबे। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा भी दे दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विशेष रूप से बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया पहला अखबार द यंग माइंड किस राज्य ने लॉन्च किया गया है? ठीक है, द यंग माइंड जो है लॉन्च किया है असम की 2 लड़कियां हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, लड़कियां बोल दिए इंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने ही लॉन्च किया है द यंग माइंड। क्लियर है। पहली इनका नाम क्या है? नीलम सेठिया। नीलम सेठिया और नेहा बजाज। क्या नाम है? नेहा बजाज। नीलम सेठिया और नेहा बजाज जो कि एंटरप्रेन्योर है, महिला एंटरप्रेन्योर है, इन्होंने ही लॉन्च किया है द यंग माइंड। बच्चों के लिए कि बच्चे जल्दी एज में ही पढ़ना लिखना सीख जाएं, उनके लिए इन्होंने एक अखबार लॉन्च किया है। और ये है कहाँ की? ये है असम की, और इन्होंने लॉन्च कहाँ किया है? गुवाहाटी में। ठीक है, असम के। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है। असम के जो CM हैं उनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? जगदीश मुखी। असम से एक बात और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने असम में एप्फा कानून, आर्म्ड फोर्स सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एक्ट को बढ़ा करके और कर दिया है 6 महीने के लिए। यहाँ पे 6 महीना और एप्फा कानून बढ़ा दिया गया, और असम को क्या कर दिया गया है? अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। क्लियर है। असम के ही जो CM है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी थी अभी कुछ दिन पहले, उसका नाम क्या था? अरुणोदय योजना।
क्या नाम था, अरुणोदय योजना। इस योजना के तहत असम में गरीब लोगों को 832 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, ठीक है, उनको खर्च चलाने के लिए अपना। असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है, बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो, मतलब एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में असम में ढेर सारी बाढ़ आई थी, मतलब बहुत सारी बाढ़ आई थी। ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे, जो कि असम राज्य को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस नदी में बाढ़ आने के कारण असम में बाढ़ आई थी, और असम में बाढ़ आने में काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, उस उद्यान के लगभग 116 जानवरों की क्या हो गई है, अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टॉय क्लस्टर हब जो है वो स्थापित किया जाएगा आपका कर्नाटक में। कर्नाटक के कहाँ, कोप्पला डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, कोप्पला डिस्ट्रिक्ट में। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में देश में खिलौने बनाने के ऊपर चर्चा करी हुई थी, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि देश का जो पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा, वो निर्माण किया जाएगा आपका कर्नाटक में, जिसकी लागत कितनी है, लागत है लगभग 5,000 करोड़ रुपए। कितनी, 5,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। देश का जो खिलौना उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लॉन्च करी। प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है वोकल फॉर लोकल, ठीक है, क्या मंत्र है, वोकल फॉर लोकल, उसमें ये बढ़ावा दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का। और इसी के तहत आपका बनाया जाएगा ये फर्स्ट टॉय क्लस्टर, जिसकी लागत कितनी है, 5,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। कर्नाटक के जो सीएम है उनका नाम क्या है, BS येदुरप्पा। फोटो में आप देख रहे होंगे, क्या नाम है इनका, BS येदुरप्पा। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, वजुभाई वाला, ठीक है। कर्नाटक के बेंगलोर में ही एक अभी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी पार्क का भी उद्घाटन हुआ है। इसका लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी पार्क का, जिसकी लागत कितनी है, 5,000 करोड़ रुपए इसकी भी लागत है। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, बेंगलोर में। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। हाल ही में रबो बैंक की वैश्विक सूची में आने वाला प्रथम भारतीय डेयरी ब्रांड कौन बना है। रबो बैंक ने अभी अलग अलग देशों के डेयरी ब्रांड की सूची जारी करी है, उसमें टॉप 20 में जगह बनाने में कामयाब हुआ है हमारे देश का कौन, अमूल, ठीक है। कौन से नंबर पे है ये, 16th नंबर पे है अमूल हमारा, ठीक। अमूल, अमूल जिसका फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, ठीक है। आनंद मिल्क यूनाइटेड यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल का फुल फॉर्म है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आनंद, आनंद जो कि है गुजरात में, ठीक है। और इसी के नाम पर ही आपका पड़ा है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड आपका अमूल का। इसकी रैंकिंग कितनी है, 16th नंबर पर ये रैंकिंग है, ठीक है। आनंद जो कि गुजरात में, वहाँ से एक बात और याद रखिएगा, आनंद में ही देश की पहली हनी लैब की स्थापना भी हुई है, ठीक है। पहली हनी लैब की स्थापना भी हुई है आनंद में ही। रोबो बैंक, रोबो बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, नीदरलैंड में है। कहाँ पे है, नीदरलैंड, गुजरात। गुजरात के जो सीएम है उनका नाम क्या है, विजय रूपाणी। क्या नाम है, विजय रूपाणी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, आचार्य देवव्रत। तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। पुस्तक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन है, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। फोटो में आप देख रहे होंगे, ये हैं करण जौहर, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, इनको सभी जानते होंगे। ये इनके दोनों बेटे हैं, इन्हीं दोनों बेटों के ऊपर इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, इनका नाम क्या है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। और इसको लिखने वाले कौन है आपके, करण जौहर। क्या नाम है, करण जौहर। इसके अलावा अभी हाल ही में चेतन भगत जी, चेतन भगत जी ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या था, वन अरेंज्ड मर्डर। क्या नाम था, वन अरेंज्ड मर्डर। पिछले वीडियो में भी हमने इस पुस्तक के बारे में बात करी थी। इसको लिखने वाले कौन है, चेतन भगत। रीना रॉय, ठीक है, रीना नहीं, नीना रॉय। नीना रॉय जी ने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, अमेजिंग अयोध्या। क्या नाम है पुस्तक का, अमेजिंग अयोध्या, ठीक है। अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके बारे में, और अयोध्या का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में उनकी बुक है अमेजिंग अयोध्या। इसको लिखा है नीना रॉय जी ने। और बलदेव सिंह जी ने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है, सूरज कदे मर्दा नहीं। क्या नाम है, सूरज कदे मर्दा नहीं। इसमें जो क्रांतिकारी थे हमारे ऊधम सिंह, जिन्होंने जनरल डायर की हत्या करी थी, उसके बारे में लिखा है बलदेव सिंह जी ने सूरज कदे मर्दा नहीं बुक में। बुक्स एंड ऑथर वाला वीडियो हमने बनाया है, सारी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं 2020 की, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है, हमने सारी बुकों को डिस्कस किया हुआ है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद मोदी जी का कार्यकाल बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। ये हैं प्रमोद चंद मोदी जी। अभी हाल ही में इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है 6 महीने के लिए। कितना, 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। CBDT जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। क्या नाम है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में, क्लियर है। इसके अलावा कुछ लोगों का और अभी हाल में कार्यकाल बढ़ाया गया है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी हैं कौन, जी सतीश रेड्डी हमारे हैं DRDO के चेयरमैन, DRDO के हमारे चेयरमैन हैं। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कितना, 2 साल के लिए। इसके अलावा जो BCCI के हमारे लोकपाल हैं DK जैन जी, इनका कार्यकाल बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 1 साल इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा KK वेणुगोपाल जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनका भी 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अजय त्यागी जो कि सेबी के अध्यक्ष हैं,
ठीक है। सेबी के हमारे क्या हैं, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनका कार्यकाल बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 18 महीने और बढ़ा दिया गया है उनका कार्यकाल। तो इतने सारे लोगों का कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटसिस की कांस्य की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किस देश ने किया है? उसका अनावरण करने वाला जो देश है वो है चाइना। कौन सा देश? चाइना। ये हैं द्वारकानाथ कोटसिस। ठीक है। अभी आप जानते हैं कि चाइना के साथ हमारे भारत के जो संबंध हैं वो बहुत ख़राब चल रहे हैं। चाइना के साथ क्या हो रहा है, हमारा वॉर चल रहा है। वॉर की सिचुएशन है, मतलब कहाँ पे, पैगोंग लेक जो हमारी लद्दाख में, वहाँ पे। ठीक है। इसी बीच चाइना ने क्या किया है, कांस्य की प्रतिमा भारतीय जो डॉक्टर हैं द्वारकानाथ कोटसिस, जो कि चाइना की क्रांति, जो चाइना की क्रांति हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया था चाइना में। तो चाइना की जो गवर्नमेंट है अभी क्या कर रही है, कांस्य की प्रतिमा लगा रही है इनका नाम क्या है, द्वारकानाथ कोटसिस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, जी जिनपिंग। क्या नाम है, जी जिनपिंग। और चाइना ने अभी हाल ही में अपना फर्स्ट मार्स मिशन भी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तियानवे-1। क्या नाम है, तियानवे-1। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? गंदगी भारत छोड़ो अभियान जो है वो शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। और ये अभियान जो है वो 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में चलाया गया। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि स्वच्छता के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हैं, उन्होंने ही इस योगदान को चालू की है। इस अभियान का नाम क्या था, गंदगी भारत छोड़ो। ठीक है। मध्य प्रदेश का ही एक शहर है, क्या नाम है उसका, इंदौर। और ये स्वच्छता रैंकिंग 2020 में देश में क्या है, टॉप पोजीशन पे है। ठीक है। मध्य प्रदेश जिसके सीएम क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, नई बनी है अभी, आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। ठीक है। यहाँ के जो पुराने गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है। इसके अलावा कुछ ही योजनाएं और हैं मध्य प्रदेश की, उनको भी आप याद रखिए। जैसे रोको टोको अभियान, लोगों को मास्क लगाने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया था। इसके अलावा एक मास्क अनेक ज़िंदगी नामक जो आपका स्कीम है वो भी शुरू की गई है आपका मध्य प्रदेश में। इसके अलावा हमारा घर हमारा विद्यालय नामक योजना भी शुरू करी है मध्य प्रदेश की सरकार ने, तो ये भी आप याद रखिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 131 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसको जारी कौन करता है, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, जिनेवा में। ये जारी करता है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो कौन सी है, 48 नंबर की। ठीक है। लास्ट ईयर जो थी वो रैंकिंग थी भारत की 52। इस साल कितनी हो गई है, 48। कितने देशों में, 131 देशों में। क्लियर है। पहली रैंकिंग किसकी है, पहली रैंकिंग है आपकी स्विट्जरलैंड की। इसकी है स्विट्जरलैंड की, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। इसके अलावा कुछ रैंकिंग और हैं जो अभी हाल ही में हुई हैं, उनको भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया गया था 2020 का। इसमें जो भारत की रैंकिंग थी वो कितनी थी, 57। उसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी, 57। और फर्स्ट कंट्री जो थी उसकी रैंकिंग क्या थी, डेनमार्क पहले नंबर में था और भारत 57 नंबर में था। इसके अलावा कुछ इंडेक्सेस और हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग थी वो 77 थी। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 142। इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थी 144। इंडेक्सेस के बारे में भी हमने एक वीडियो बना रखा है, जितने भी सूचकांक हैं 2020 के इंपॉर्टेंट उनके बारे में एक वीडियो बना रखा है हमने। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर के देख लिए, सारे इंडेक्सेस आपको याद हो जाएंगे आसानी से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के उच्च न्यायालय ने हिंदू विधवाओं को अपने मृत पति की सभी संपत्ति को साझा करने का अधिकार प्रदान कर दिया है? जो हिंदू विधवाएं हैं उनके जो पति हैं अगर मर गए हैं, उनकी संपत्ति सारी की सारी किनको मिल सकती है, हिंदू जो विधवाएं हैं उनको। ऐसा करने वाला देश जो बना है वो बना है बांग्लादेश। कौन बना है, बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। बांग्लादेश में अभी हाल ही में जोकली माता मंदिर है, एक मंदिर है जोकली माता जी का मंदिर। इसका भी बांग्लादेश में अभी क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश जो कि मुस्लिम देश है और यहाँ पे क्या किया गया है, एक हिंदू मंदिर का अनावरण किया गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश ने ही अभी ऑनलाइन पशुओं की बलि देने के लिए एक डिजिटल हार्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया था। किसने, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के जो पीएम है उनका नाम क्या है, बांग्लादेश की पीएम का नाम है आपका शेख हसीना। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, अब्दुल हामिद। क्या नाम है, अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, कैपिटल है यहाँ की ढाका। क्या नाम है, ढाका। और ढाका में ही आपका कार्यालय है किसका, बिम्स्टेक का। ठीक। और बिम्स्टेक की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1997 में। क्लियर है। तो इतनी बातें याद रखनी है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर की। कितनी, 4096 किलोमीटर की। क्लियर है। इतनी बातें आपको बांग्लादेश से याद रखनी है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट एक्शन।
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। फोटो में आप देख रहे होंगे, इनका नाम है छत्रपति शिवाजी। नाम बहुत बढ़िया है इनका, छत्रपति शिवाजी, जो कि हमारे योद्धा थे, उन्हीं के नाम पर इनका ये नाम, और इनको बनाया गया है सचिव सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन बोर्ड का। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के बारे में और जान लेते हैं। कुछ अभी हाल ही में सचिव और चुने गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे हार्दिक सतीश चंद्र शाह, हार्दिक सतीश चंद्र शाह पीएम नरेंद्र मोदी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी इन्हें चुना गया है। संजीव रंजन, क्या नाम है, संजीव रंजन, इनको शिपिंग मिनिस्ट्री का, मतलब शिपिंग मिनिस्ट्री का इनको क्या चुना गया है, इनको सेक्रेटरी चुना गया है संजीव रंजन जी को। इसके अलावा अरविंद कुमार सक्सेना, ठीक है, सॉरी अरविंद कुमार शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा जी को चुना गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इंडस्ट्री का क्या चुना गया है, इनको सचिव चुना गया है अरविंद कुमार शर्मा जी को। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 के अनुसार विश्व के शीर्ष 400 देशों में भारत के कौन से विश्वविद्यालय शामिल हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि जारी कौन करता है, जारी करता है आपका टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन लंदन में है, ये जारी करता है आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और इसमें भारत के दो विद्यालय हैं, दो विश्वविद्यालय हैं जो रैंकिंग में टॉप में है। ठीक है, क्या नाम है इनका, एक तो है IIC बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, इसका ये कहाँ है, बेंगलोर में, ये है आपका सबसे टॉप नंबर पे। IIT रोपड़, क्या नाम है, IIT रोपड़, और इसके बाद क्या है, IIT इंदौर, ये हैं दूसरे और तीसरे नंबर में। इसके अलावा बनारस हिंदू विद्यालय और ICT मुंबई, ये लिस्ट आप देख लीजिए, इसमें चारों नाम दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। ठीक है, IISc बेंगलोर और IIT रोपड़ दोनों हैं क्या है, टाइम्स की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इनका स्थान मिला है। हाल ही में डेविड कैपल का निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे, डेविड कैपल जो कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे, ऑलराउंडर थे, उनका भी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, तो किस खेल से संबंधित है, वो क्रिकेट से संबंधित है, उनकी ये फोटो है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग और हैं क्रिकेट से जुड़े हुए, उनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ, उनको भी आप याद रख लीजिए। जैसे भारत के एक क्रिकेटर थे जिनका नाम क्या था, गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन, क्या नाम था, गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन जी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा चेतन चौहान जो कि यूपी के मिनिस्टर भी थे और पूर्व हमारे क्रिकेटर भी थे, इनका भी क्या हो गया, निधन हो गया है। चेतन चौहान जी का क्रिकेट से ये भी ताल्लुक़ रखते थे, ये भी आप याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पर 1000 वाहनों की सड़क दुर्घटना में कितनी कितनी मृत्यु दर है। मतलब अगर 1000 वाहनों की एक्सीडेंट होता है तो उसमें से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये अभी जारी किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। इसके हिसाब से 61 लोगों की मौत हो जाती है पर 1000। ठीक है, अगर 1000 एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 61 लोगों की मौत हो जाती है। क्लियर है। WHO ने भी ऐसी ही एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि लगभग 64 लोगों की मृत्यु हो जाती है भारत में। ठीक है, गवर्नमेंट जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने अभी हाल ही में एक टारगेट रखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2030 तक भारत में जो मौत का आंकड़ा है एक्सीडेंट से होने वाला, वो बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी कितनी मौतें हो रही हैं, वो हो रही हैं 61 मौतें, और 2030 तक इसको क्या कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का टारगेट है। क्लियर है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल चैरिटी डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। क्लियर है, इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है 5 सितंबर को ही मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। कौन सा, नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। ऐसा ही एक दिवस है विश्व शिक्षक दिवस, वो मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को, ये आप याद रखिएगा। और शिक्षक दिवस इस साल मनाया गया है 5 सितंबर को। मनाया क्यों जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और सेकंड नंबर के हमारे क्या थे, राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और भारत में पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी कौन हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को, तो ये आप याद रखिएगा। क्लियर है। हाल ही में किस राज्य ने हरियाली सुनिश्चित करने के लिए और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। तो आई रखवाली ऐप को लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो राज्य कौन सा है आपका, पंजाब राज्य। ठीक है, यहाँ के जो CM है उनका नाम क्या है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्या नाम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, विजेंद्र पाल सिंह, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत फेमस गेम है रमी और पोकर, यहाँ लोग भारत में इनके लिए क्या है, पागल हैं बिल्कुल इन गेम्स के लिए। और इनको क्या कर दिया है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इनको बैन लगा दिया है। बोला है कि यहाँ के जो युवा हैं वो क्या कर रहे हैं, इन गेमों की वजह से क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, इनको बैन कर दिया है।
इसके अलावा भारत सरकार ने अभी 159 चाइनीज ऐप्स और गेम्स को भी क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, जिसमें एक बहुत फेमस गेम है जिसका नाम क्या है, पबजी, उसको भी सरकार ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, जो कि एक चाइनीज़ गेम था। ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है, जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है। और आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, ई रक्षा बंधन। क्या नाम था, ई रक्षा बंधन। तो ये भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश से एक बात और याद रखिएगा, यहाँ आंध्र प्रदेश ने एक बिल पास किया है जिसमें अब उन्होंने कहा है कि अब राज्य में 3 क्या होंगी, राजधानियाँ होंगी। अभी तक एक राजधानी थी, अब राज्य में 3 राजधानियाँ होंगी। ठीक है, 3 कैपिटल। पहली कैपिटल एग्जीक्यूटिव कैपिटल, मतलब प्रशासनिक कैपिटल जो होगी वो कौन सी होगी, विशाखापट्टनम। ठीक है। लेजिस्लेटिव विधायी कैपिटल जो बनेगी वो बनेगी आपकी अमरावती। और तीसरी जो है आपकी जुडिशियल मतलब न्यायिक कैपिटल जो बनेगी वो बनेगी आपकी करनूल। ठीक है, कुरनूल। क्या नाम होगा, कुरनूल। तो 3 कैपिटल बनेंगी आपकी, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। ये किया है आपकी आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो ये बातें भी आप याद रख लीजिएगा। अमेरिका में कॉन्कॉफ गोल्ड कप 2021 में कौन सा देश प्रतिस्पर्धा करेगा। ठीक है, कंपटीशन के मोड में कौन सा देश होगा कॉन्कॉफ गोल्ड कप। ये एक अमेरिकी प्रतियोगिता है और इसमें कॉम्पिटिटिव जो कंट्री है वो है कतर। ठीक है, कतर जिसकी राजधानी है आपकी दोहा, और कतर में ही अगले साल के फीफा मतलब 2022 का जो फीफा का संस्करण है वो कहाँ खेला जाएगा, आपका कतर में ही खेला जाएगा। तो ये बातें आप याद रखिएगा। भारत एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है। भारत में कितने एक्सप्रेसवे हैं और कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इन सब की सूची के हिसाब से भारत अब दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। वो अब सिर्फ यूनाइटेड स्टेट से मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से ही पीछे है। मतलब सबसे पहले नंबर पे कौन सा देश है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और दूसरे नंबर पे पहुंच गया है भारत। भारत में बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इस दशा से भारत दूसरे नंबर पे है। ठीक है, कुछ अभी हाल ही में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे हैं, इनकी मैंने लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। क्लियर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना शुरू करी है। कौन सी योजना, स्वयं योजना। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। ठीक है, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। स्वयं योजना शुरू करी है आपकी असम की सरकार ने। बीच में नाम आ रहा था ना असम, असम की सरकार ने ही शुरू करी है स्वयं योजना। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपये तक का क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, जिससे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। असम के जो सीएम हैं, फोटो में आप देख रहे होंगे, इनका नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है, सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, पीछे भी मैंने अभी बात करी थी, इनका नाम क्या है, जगदीश मुखी। असम को और नागालैंड को और असम को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है भारत सरकार ने। 6 महीने इनका और बढ़ा दिया है कि ये 6 महीने के लिए अभी अशांत क्षेत्र और घोषित है। यहाँ पे कानून कौन सा लग गया है, एफ्स्पा कानून, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगा दिया गया है, और 6 महीने के लिए इनको क्या कर दिया गया है, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये आप याद रखिएगा। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस राज्य ने बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया है। बल्क ड्रग पार्क होता क्या है, बल्क ड्रग पार्क क्या है, एक ऐसा पार्क जहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज मतलब दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज का क्या होंगी, आएंगी, और वो क्या करेंगी, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ बनाएंगी। जहाँ पे सारी की सारी दवाई बनाने वाली कंपनी ही होंगी, वो पार्क क्या कहलाएगा, बल्क ड्रग पार्क। और ऐसा स्थापित करने के लिए निर्णय लिया है आपका उड़ीसा की सरकार ने। क्लियर है। 1,000 एकड़ की क्षमता में ये पार्क बनेगा, जिसकी लागत कितनी होगी, लगभग 1500 करोड़ रुपया। कितना, लगभग 1500 करोड़ रुपया। ठीक है, और यहाँ पे डोमेस्टिक दवाइयों का क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, बाहर से दवाइयाँ नहीं मंगानी पड़ेंगी। ठीक है, जो दवाइयाँ हैं वो बनाई जा सकेंगी। अब कहाँ, आपका आत्मनिर्भर भारत के तहत अब भारत में ही बनाई जा सकती हैं। ठीक है, उड़ीसा की बात करूँ तो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है, नवीन पटनायक। क्या नाम है, नवीन पटनायक। और यहाँ के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल माथुर। उड़ीसा की कुछ योजना है वो आप याद रखिएगा। हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि उड़ीसा की एक योजना है सबुजा उड़ीसा। ठीक है, एक योजना है बलराम योजना और एक योजना है मधु बाबू पेंशन योजना। ये बहुत फेमस योजनाएं हैं, इनको आप याद रखना है। मधु बाबू पेंशन योजना में ही उड़ीसा की सरकार ने अभी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बजाज अलियांज लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। बजाज अलियांज जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पुणे में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पुणे में। और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है, तपन सिंघल, बजाज अलियांज के। इन्होंने अपना हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो बॉलीवुड के एक्टर हैं हमारे आयुष्मान खुराना जी, इनको नियुक्त कर लिया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अक्षय कुमार जी को आप याद करिए, फोर्ब्स की सूची में, फोर्ब्स के सबसे महंगे अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार को विश्व में 6वां स्थान मिला था अभी हाल ही में। ये भी आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्विक ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच मतलब एसबीओ टॉप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? एसबीओ टॉप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ड्वेन ब्रावो, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं। इनको ही अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है एसबीओ टॉप ने ही। ड्वेन ब्रावो जी से आप एक बात और याद रखिए कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले ये पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले क्रिकेटर कौन बने थे अभी हाल ही में? उनका नाम क्या था? जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के थे। 500 विकेट T20 क्रिकेट में लेने वाले बने हैं ड्वेन ब्रावो, और इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर एसबीओ टॉप का। क्लियर। इसके अलावा रोहित शर्मा, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, इनको ओकले ओकले एक ब्रांड है आई स्पोर्ट वेयर का, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में चुना गया था। हरभजन सिंह, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, इनको चुना गया था ई बाइक गो एक कंपनी है, स्टार्टअप है, इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है हरभजन सिंह को। ठीक है। इसके अलावा एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है WTF, इसने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना था सुरेश रैना जी को और हरमनप्रीत कौर, जो कि हमारे क्रिकेटर हैं, इनको अपना क्या चुना था? ब्रांड एम्बेसडर। जितने सारे ब्रांड एम्बेसडर मैंने बता दिए, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हैं इयान बेल, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या करी है? संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इयान बेल, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या किया है? अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा कुछ खिलाड़ी और हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करी है हाल ही में क्रिकेट के, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी, सब जानते होंगे, इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है? संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा रजत भाटिया, जो कि आईपीएल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से क्या करेंगे? अब संन्यास ले लिया है। इसके अलावा कैमरून व्हाइट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी हाल ही में क्या कर दिया है? संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। लॉरा मार्स, क्या नाम है? लॉरा मार्स, जो कि इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर, इन्होंने भी अपना हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। थरंगा परनविताना, जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर किसने रोक लगा दी है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है, इसको जारी करता था आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और इन्होंने अभी क्या कर दिया है? इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2018-19 में जो रैंकिंग जारी कर दी गई थी, उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में अब चेंज हो चुका है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, उनको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया है? वर्ल्ड बैंक ने इस साल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को क्या कर दिया है? पॉज कर दिया, उस पर रोक लगा दी है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक है। भारत में अभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत में कौन सा स्टेट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से सबसे टॉप पे है। तो आंध्र प्रदेश टॉप पे है। ठीक है, अभी हाल ही में रैंकिंग जारी करी गई है, उसमें आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप पोजीशन पे है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो कौन सा राज्य है? वो है यूपी, और थर्ड नंबर पे है आपका तेलंगाना। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में स्टेट के लिए ये रैंकिंग प्रदान की गई थी, तो उसमें आंध्र प्रदेश आपका क्या है? टॉप नंबर पे है। क्लियर है दोस्तों? ये थे हमारे फर्स्ट वीक के सितंबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने आज डिस्कस किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।